बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज की जो बड़ी खबर है और जो कि अच्छी खबर नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम गुज़श्ता 5 दिनों से पाकिस्तान के दौरे पे थी और आज जब मैच शुरू होने में चंद घंटे कबल उनको ये बताया गया और उन्होंने ये कहा कि न्यूजीलैंड से उन्हें कहा गया कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ है, इस वजह से वो पाकिस्तान में मैच या ये सीरीज़ नहीं खेल सकते, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में क्रिकेट के शायकीन ने इस जो न्यूजीलैंड के इस यकतरफा फैसले को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पे जो समाजी राब्ते की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सब पे जो आज का सबसे हॉट मौजू रहा और जो सबसे ज़्यादा तनकीद की गई वो न्यूजीलैंड के इस फैसले पे की गई। इसके नेगेटिव असरात मरतब होंगे और क्रिकेट की दुनिया में इस तरह का जो प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है ये किसी सूरत बेहतर नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के अतबार से पाकिस्तान तो दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लेकिन टीमें वहाँ भी जाती हैं क्योंकि गेम्स बेसिकली किसी भी जो इलाका है, किसी मुल्क में वहाँ के लोगों के चेहरों पे खुशी लाना एक एंटरटेनमेंट का बायस समझा जाता है। इसको कैंसिल होना इस मामले पे इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है और देखना यह है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारा क्रिकेट बोर्ड इसको आईसीसी में और दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे कैसे उठाता है और किस तरह ये जो एक अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है तो उस साजिश को कैसे बेनकाब करता है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बलूचिस्तान में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव का जमा करवा दी गई है और इस पे कब वोटिंग होती है ये भी देखना है। जो तोड़ जोड़ के माहिर हैं जनाब सादिक संजरानी साहब, वो कोयटा में उन्होंने डेरे लगा लिए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नाराज़ अरकान जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जिनका ताल्लुक है उनको एतमाद में लें, ताकि अपोजिशन वो अददी तादाद पूरी ना कर सके, जिसके बाद जाम साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। बहरहाल ये भी एक मामला है कि जहाँ जाम कमाल की हुकूमत के कई मुस्बत पहलू हैं, वहीं उसके मनफी पहलू भी अपनी जगह मौजूद हैं। बेशुमार ऐसे इश्यूज़ हैं, नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, लोकल पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, जिनको जाम साहब की हुकूमत में अक्सर हमने देखा कि सरासर नज़रअंदाज किया जाता रहा और कहीं भी उनको एड्रेस नहीं किया गया। अब ये देखना है कि नो कॉन्फिडेंस मूव किस तरफ जाती है। बहरहाल ये कामयाब होती है तब भी या नाकाम होती है तब भी जाम साहब के लिए सोचने के बहरहाल ये लम्हात ज़रूर हैं। सिर्फ व्हाट्सएप और ट्विटर के ज़रिए मामलात हल होते नज़र नहीं आ रहे। इन दोनों चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और पीडीएम के रिवाइवल के हवाले से प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में चेक करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। क्या वो अपोजिशन के साथ खड़ी होने का प्रोग्राम बना रहे हैं या वो गवर्नमेंट के साथ उनके कोई मामलात हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं आमिर सोहेल साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ, अगर क्या कभी क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि कोई टीम किसी जगह पहुँची हो और मैच शुरू होने से चंद घंटे कबल वहाँ से एक बेबुनियाद बात करके वहाँ से टीम निकल पड़े और उसकी मैनेजमेंट उसको वापस बुला ले, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस तरह का प्रेसिडेंट तो आपको मेरा ख्याल है ढूंढने से भी ना मिले। मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता कि इस तरह का कोई एपिसोड हुआ है, विच इज अनफॉर्चुनेट। और मेरे लिए सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट और एम्बैरेसिंग चीज ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी के खदशात का इजहार किया। मेरे आपने ये देखा है कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने 2015 में मेरा ख्याल है जब पहला PSL हुआ तो जब जो प्ले ऑफ्स और फाइनल होने थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी पाकिस्तान आर्मी जो है वो स्टेट लेवल की उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद रिपब्लिक की टीम आई, बांग्लादेश और इवन साउथ अफ्रीका आई है पाकिस्तान में, और हमारी आर्म फोर्सेज ने उनको बड़े अच्छे तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की और सारे जो है हंसी खुशी गए। और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बहुत खुश थे। आपने देखा PSL में भी आ रहे थे आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। ये जो सारा एपिसोड है ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी आपके नेबरिंग कंट्री में अफगानिस्तान में जो भी चीजें ट्रांसफायर कर रही हैं, ये इससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हुई है। एंड आई थिंक कि जैसे ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हुई है तो ये उसका ये साइन है कि आगे से पाकिस्तान के लिए क्या होना है। और उसके बाद बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज ये थी कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुनिया के मशहूर तरीन क्रिकेटर और उसके बाद वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, he was not able to convince his counterpart and she somehow managed कि ठीक है हमारी टीम वापस आएगी। इससे जो चीज सामने आ रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
अपने जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं इनको वो डिफेंड करने में नाकाम रहे हैं, जी। जिसकी मेरा ख्याल है वो भी एम्बेरस फील कर रहे होंगे। तो मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी ये बड़ी वो एम्बेरसिंग चीज है। और आपने नारा लगाया हुआ था फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, वो जी। तो डाउन द ड्रेन आपको जाता नजर आ रहा है। सो ये कॉन्सिक्वेंशियल है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आज की स्टेट को रिएक्ट करना है, जीपी में तो जो करना होगा, आईसीसी में जो करना है वो हमें भी पता कि क्या होगा। जी। यहाँ पे स्टेट को रिएक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो यानी इंटरनेशनली आप समझते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत अपना स्टांस ले और इस सारे मामले को उठाए इंटरनेशनल दुनिया पे। और आखिरी सर मैं सवाल ये जानना चाहूँगा कि क्रिकेट की दुनिया पे इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं? क्या ये जो यहाँ हुआ है इस तरह की इवेंट आगे फिर किसी जगह हो सकता है? और जो क्रिकेट का ज़ाहिर अपना एक शायकीन है, अपना एक पूरा एक निज़ाम है, उस पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? लेकिन ये चीजें और कॉल ऑफ होते रहे, लेकिन इस तरह मेरा भी ख्याल शागर से हुआ होगा। लेकिन देखिए इंटरनेशनली हमें तो इसको जो इस चीज को देखना है, लेकिन हमें पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करना है। देखिए आप जब न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, या आप बात करते हैं इंग्लैंड की, ये कंट्रीज क्वीन के रूल के अंदर है, कॉमनवेल्थ में भी है, हम भी कॉमनवेल्थ में दोबारा से आ गए हैं। तो अगर ये न्यूजीलैंड जा रही है सिक्योरिटी खर्चे के ऊपर, तो ऑब्वियसली दूसरी जो क्वीन के रूल के अंदर कंट्रीज है वो भी रिलक्टेंट होंगी आने में। जब वो रिलक्टेंट होंगी तो उसके बाद दूसरी टीमें भी वो रिलक्टेंसी शो करेंगी। जब वो रिलक्टेंसी शो करेंगी तो जो ये वर्ड जो है वो स्प्रेड होगा। उसके बाद जो टूरिस्ट पाकिस्तान में आना शुरू हुए वो भी बंद हो जाएंगे। ये कॉन्सिक्वेंशियल है। आई थिंक इसको एड्रेस करना जो है वो बहुत जरूरी है एज क्विकली एज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल साहब, आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ साबिक मायनाज बल्लेबाज कौमी टीम के स्टार आमिर सोहेल मौजूद थे, जिन्होंने इस वाक़े को बड़ा अनफॉर्चुनेट करार दिया और उन्होंने कहा कि इसका क्रिकेट की दुनिया पे बड़े बुरे असरात मरतब होंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात है, इंतहाई बेबुनियाद है। पाकिस्तान मुकम्मल पुरअमन है, इससे बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ हो चुके हैं और ऐसा कोई इस तरह का खदशा मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे ये सारा किया जाता। बहरहाल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने ये बात तो की कि कोई साजिश हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि साजिश किसकी तरफ से हो रही है। प्रोग्राम में लेते हैं शॉर्ट सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर दी गई है अपोजिशन की तरफ से, और इस हवाले से असम्बली का ज़ाहिर इजलास तलब किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पे वोटिंग का जो एक सिलसिला होता है नो कॉन्फिडेंस मूव का, उसकी तरफ हालात जा सकते हैं। लेकिन इतलात ये हैं कि आज जो तोड़ जोड़ के माहिर हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, वो इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के रहनुमाओं को और हुकूमत के अंदर जो नाराज़ अरकान हैं, जिनके जाम साहब के साथ इख्तलाफात हैं या जिन्हें इस हुकूमत से खदशात हैं, उनको किसी तरह एक पेज पे ला के इस मामले को रफा दफा किया जाए। बहरहाल ये मामला क्या इस दफ़ा संजीदा है, क्योंकि पहले भी जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ हमने देखा कि उनकी पार्टी के अंदर से भी बेशुमार आवाज़ें उठती रही, लेकिन किसी न किसी तरह वो महफूज रहे। इस दफ़ा वाला मामला कितना संजीदा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं BMP मैंगल के रहनुमा और अपोजिशन जमातों की एक बड़ी आवाज़ सनाउल्लाह बलोच साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जाम साहब को डराने के लिए सारी चीज़ हो रही है या ये कोई सीरियस अटेम्प्ट है? डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। ये कोई डराने की या धमकाने की बात नहीं है जी। ये बहुत ही एक संजीदा मूव है, तहरीक है अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में जो खराब हुक्मरानी के बायस अवाम में जो मायूसी पाई जाती है, बलूचिस्तान में बिलखुसूस बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, बलूचिस्तान के लोगों की माशी और माशरती हालत में जो अबतरी आई है, और सबसे बढ़कर जो बलूचिस्तान के तमाम इदारे हैं उनकी कारकर्दगी जिस तरह खराब हुक्मरानी से मुतासर हुई है, उसको मद्देनजर रख के फिर उनका जो एक अपना तरीक़ाकार है जो उन्होंने 3 साल में अपनाया है, जिसमें उसने आइन की आर्टिकल 37 और 38 की मुसलसल खिलाफवर्जी करते हुए चंद महफूज ग्रोह और इलाकों में जो है अपने डेवलपमेंट का फोकस किया है। डेवलपमेंट भी नहीं है लेकिन वो एक डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है जिसमें पैसे तो मुख्तस किए जाते हैं लेकिन वो सारे फर्ज और फ्रॉड की नजर हो जाते हैं। उसके हवाले से
तीसरी बात यह है कि शायद आप लोगों ने खुद भी मीडिया में देखा होगा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल, बम धमाके और दहशतगर्दी के वाक़यात में शदीद इजाफा हुआ है। तो ये वो 3 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपोजिशन का जो अरकान हैं ये आवाज़ तो उठाते रहे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। और बिलखुसूस उनकी अपनी हुक्मरानी से, उनकी अपनी जमात में अक्सरियती लोग, उनके बिल्कुल लेफ्ट और राइट पे 1 या 2 लोगों को छोड़ के बाकी उनके साथ भी जितने लोग थे वो हमेशा से जो है नाला रहे, उनकी कारकर्दगी मुतासर रही। उन्होंने हमेशा से जो बड़े अल्फाज में बल्कि ओपनली बैठ के कहते थे कि जी सारे इख्तियारात का मरकज और मंबा वज़ीर आला खुद हैं, वो सेक्रेटरीज को खुद कंट्रोल करते हैं। इन 3 सालों में कोई 3 से 4 के करीब चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हुए, 1,500 के करीब तबादले, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, रोजाना की बुनियाद पर 30 से 40 यहाँ पर तबादले होते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि पसंद और नापसंद। दूसरी बात यह है कि मामला को जो है मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये सूबा इतना तारीख में इतनी तकलीफ और मुश्किल से नहीं गुजरा जो इन अदवार में गुजरा है। तो इन वजूहात को मद्देनजर रख के हमने तहरीक एतमाद मूव किया। हमारी तहरीक एतमाद को जो अददी नंबर है या उसकी जो मकबूला जो तादाद है वो इसलिए हासिल है, एक तो खुद जो 23 के करीब हमारी अपनी तादाद है, इसके अलावा जो उनके साथ नाराज जो ग्रुप है उनकी तादाद भी 20 से 22 के करीब है। तो इंशाल्लाह आपको तकरीबन 10 अरकान की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी 65 के अवान में, अगर आप अपनी नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करना चाहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक तो नहीं है। हुकूमती पार्टी में से कौन आपके साथ है, इस पे अगर रोशनी डालें, क्योंकि ये तो आपके अपने लोग हैं जो अपोजिशन इत्तेहाद है, आपकी जो अपनी तादाद है। आप लोग मेरे ख्याल मीडिया तो खुद देख भी रहे होंगे, वही तबका है जिनको साबिक नजरानी साहब या कोई और लोगों को बुलाया जा रहा है उनको मनाने के लिए। उसमें स्पीकर है, साबिका 2-3 उनके वज़रा हैं जो की मिनिस्ट्रीज पे रहे हैं और बड़े संजीदा बलूचिस्तान के सियासतदान हैं, तो वो काफी नाम है। और एक अहमियत की आम बात ये है, जो बलूचिस्तान का सबसे स्ट्रेटेजिक रीजन है जिसको मकरान कहा जाता है, जिसमें ग्वादर समेत आपका मकरान पूरा डिवीजन आता है, जो इस वक्त इंसर्जेंसी, इस वक्त बलूचिस्तान में जो इस्तिलाफ का सबसे बुनियादी मरकज है, वो सारे अरकान जाम कमाल से नाराज हैं। तो ये मतलब अहमियत कामिल इसलिए भी है कि सिर्फ अददी एतबार से नहीं, यानी इलाकों में नुमाइंदगी के एतबार से। इसका मतलब ये है कि जो इलाके ऑलरेडी बलूचिस्तान में तनाज़े से गुजर रहे हैं, इस्तिराब से गुजर रहे हैं, बहुत सियासी दबाव का शिकार है, उन इलाकों के नुमाइंदे ने जो उनकी जमात के थे उनका साथ छोड़ दिया। तो उनकी काफी सर एक चीज जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा किस तरफ है? क्या आपके साथ उनका मामला है? क्योंकि जाम साहब से उनके भी माजी में हमने बड़े तहफ़्ज़ात देखे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक हमारे सामने आई है उसमें तो वो बज़ाहिर जाम साहब के साथ ही हैं। उस पे कोई बैक एंड पे उनसे आपकी बातचीत चल रही है? इस वक्त पीटीआई का जो एक रुकन है उसमें तो ओपनली जो है, जो ग्रुप है जो इस तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है वो उनके साथ है, नसीबुल्लाह मरी और बाकी भी कुछ अरकान है। आज उनकी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें वो बाकायदा तौर पर फैसला करेंगे कि वो किस तरीके से इस तरीके एतमाद को या बलूचिस्तान में जो सियासी बहरान है इसके किस पहलू पे जो है अपना फैसला देंगे। अच्छा, एक चीज़ और सना बलोच साहब, कि क्या आप अपोजिशन जो मुत्तहिदा अपोजिशन है इस बात पे मुत्तफिक हो सकती है कि अगर जाम साहब वज़ीर आला नहीं रहते, आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो क्या बीएपी से ही अगला वज़ीर आला आए, या आप लोग चाहते हैं कि अपोजिशन का अपना वज़ीर आला हो? क्योंकि हुकूमती अरकान तो ऐसी सूरत में आपका साथ नहीं देंगे जब उन्हें लगेगा कि आपको आपकी पार्टी से या किसी भी पी के मैप को या जमीयत को अगर वजारत आला मिल रही हुई तो वो तो आपके साथ ताबन नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के इस वक्त के जो मौजूदी और मारूजी हालात है उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी बात होगी कि वजारत आला के मामले पर ये हम जो है इस पूरे जो है तहरीक को जो है खराब करें। लिहाजा सब जो इस वक्त सबका फोकस है, सबका जो इस वक्त सबकी कोशिश और काविश यही है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए। और जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगा हम देखेंगे कि अक्सरियती अरकान क्या फैसला करते हैं कि वो अपने लिए जो अगर उन जमातों में जमात में वैसे भी हमारे पार्लिमानी कायदीन है, जो नया ग्रुप होगा वो अपना किसको पार्लिमानी कायद तस्लीम करेंगे, जिसके साथ अगर ये अक्सरियत होगी यकीनन वज़ीर आला वो अपना ले आएंगे। तो इस पर मेरे ख्याल में हम इतना ज्यादा न इस पर कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि बलूचिस्तान एक
नादीदा सी सियासी बुरान में उसको मुब्तला कर दिया गया है, उससे निकाला जाए। दूसरी बात मैं आपके तवज्जुह से ये करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ये जो मूव हुआ है, ये 3 साल की उस बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, बदमनी है, बदाली की वजह, अगर इसको ये नेचुरल है और इसमें कोई भी खुदा न खास्ता इसके पीछे न कोई कुव्वत न कोई हाथ है, तो हमारी कोशिश ये है कि इसको मैनेज न किया जाए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको मुकम्मल होने दिया जाए। ये जरूरी प्रोसेस है और इससे बलूचिस्तान में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर इसको अननेचुरली मैनेज करने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई, वो जो नाराज ग्रुप है उनको बिठाने की कोशिश की गई, उनके दिल कभी भी अब नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले 2 साल तक बलूचिस्तान और भी तकलीफ और मुश्किलात का से गुजरेगा और बलूचिस्तान के जो हालात हैं अमन और अमान के हवाले से, माशी तरक्की के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, वो और भी खराब होगी। सना साहब, एक बात जो मेरा मुशाहिदा रहा, मैं भी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मैंने टीवी प्रोग्राम भी किए हैं। मैं नेशनल मीडिया का वो वाहिद बंदा हूँ जिसने 250 से ज़्यादा टीवी प्रोग्राम बलूचिस्तान में आपके मुख्तलिफ अजला में जाके प्रोग्राम किए। तो बहरहाल जो चंद चीज़ें अगर देखी जाए तो जाम साहब के आने से 1-2 चीज़ें जो मैं देखता हूँ कि जो पहले नहीं थी वो कम से कम बेहतर हुई। कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो इन पिछले 3 सालों को और उससे पिछले 5 सालों को कंपेयर करें, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के वक्त को या कुदूस साहब का जो थोड़ा सा टाइम था, तो उससे इस टेन्योर में तो खासी बेहतरी आई है। और सेकंड जो आप देखें, जो आपका मकरान बेल्ट की आप बात कर रहे हैं, तुर्बत बलेदा रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ग्वादर में कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी गई हैं। तो क्या ये जाम साहब की गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं जाता इस चीज़ का? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अगर मैं आपको एक हुकूमत की अपनी जो होम डिपार्टमेंट की रीसेंट रिपोर्ट है वो भिजवा दूँ तो उसको देख के आप थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेंगे। बात यह है कि नेशनल मीडिया का फोकस बलूचिस्तान पे कम हो गया है। बलूचिस्तान में जो बदलने के आलात हैं, वाक़यात हैं, वो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़े हैं। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता तकरीबन 6 महीने में कोई 150 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान में सैकड़ों अगवा बरात आवाम के केसेस हुए हैं। असल में क्योंकि हम यही किला हमारा रहता है कि नेशनल मीडिया का जब फोकस नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि जब आप सनाउल्लाह ज़हरी और उस दौरान में भी हालात कुछ बेहतर हो गए थे, उसकी बुनियादी वजूहत हैं हालात बेहतर होने और ख़राब होने के। मैं सोलली किसी गवर्नमेंट को, अलबत्ता यह है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसको ये नहीं है कि सिर्फ जान साहब की रुझान हो सकता है, उसमें यह है कि एक ऐसी मुदब्बिर और तदब्बर से भरपूर क़यादत की जरूरत है जो बलूचिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझ सके, सोशल डायनामिक्स को समझ सके, इसके इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझ सके। तो हमारे लिए जाम साहब ये सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, सियासत चलता रहता है, लेकिन जाम साहब जो है बलूचिस्तान के इन तमाम मामला पर गहरी नजर नहीं रखते, उनका ग्रिप इतना नहीं है। वो एक टेक्निकोरेट की तरह मीटिंगें करते हैं, तवील मीटिंगें करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए से बलूचिस्तान का खुशनुमा रंग रोगन वाला चेहरा तो पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ग्राउंड में जाएं तो बलूचिस्तान में तालीम की शरह 6 से 8% गिर गई है। बलूचिस्तान में सेहत का जो शोबा 12 से 15% खराब हो गया है। बलूचिस्तान में तालीम के शोबे में 3 साल में स्पेंडिंग 0 है। मेडिकल कॉलेजेस जो तामीर होने थे वो 3 साल से रुके, सिर्फ उनके एक दस्तखत की वजह से, सिर्फ इसी टेक्नोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक तरीकेकार की वजह से कि जी ये गलत है, इसको जाके सही करो, खिड़की टेढ़ी लगी है, वो एक दस्तखत कर लेते हैं तो साल भर काम हो जाता है। तो उन्होंने इतना ओवर सेंट्रलाइज कर लिया प्रोसेस को, तो बलूचिस्तान में सारा जो आपको तो फील होगा जब आपने एक बात की बलेदा तुर्बत रोड फलाना, ये तो कुछ 15 साल से जेर तामीर है, वो इसलिए मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। 2-3 वजूहत हैं। एक तो सिक्योरिटी रीजन है, दूसरी बात यह है कि तवज्जो कम है, पैसे पूरे नहीं दिए जाते जब भी बलूचिस्तान के कोई प्रोजेक्ट बड़े आते हैं तो। और फिर हमारे फेडरल के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। बलूचिस्तान को इससे पूरी बिजली नहीं मिल रही, बलूचिस्तान को इसके गैस का शेयर नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान को जो पानी का शेयर नहीं मिल रहा। यहाँ पर इतने बड़े इश्यूज हैं। अगर आप जाके लोकली जाए, आप गए होंगे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान इतना वसी है। जब आप बलूचिस्तान में जाते हैं, इसके मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ लोगों के पल्स जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं। और जब तक आप इन तमाम मामला पर गहरी नजर नहीं रखेंगे, इन मामला को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ओपन डोर पॉलिसी आपकी नहीं होगी। इतनी क्लोज डोर पॉलिसी है। ये जो 18 लोग इसके अपने दोस्त नाराज हुए किस लिए हुए, इनमें से अक्सर जो है 8-8 घंटे दरवाजे पे खड़े रहते हैं मुलाकात के लिए वजीर आला से। एक वजीर 8 घंटे दरवाजे पे खड़ा रहता है वजीर आला से मुलाकात के लिए, तो एक आम शहरी की क्या हैसियत होगी इस सूरत में? सर, आखिरी सवाल आपसे कि कितना आप पर उम्मीद हैं कि जो आपका नो कॉन्फिडेंस है ये हो जाएगा? क्योंकि अपोजिशन की तरफ से हमने फेडरल में भी बड़ी कोशिशें देखी, लेकिन पता ये लगता है कि आखिरी टाइम पे, पहले तो इजलास में सारे बैठे होते हैं, लेकिन आखिरी टाइम में फिर अपोजिशन ढूंढ रही होती है कि कौन हमारे साथ था, किसने हमें पीठ में छुरा घोंप दिया। यहाँ
क्या सिनेरियो है बलूचिस्तान का? डॉक्टर साहब, जो इस मुल्क को अजीज समझते हैं, जो इस मुल्क के सियासी, माशी और माशरती इस्तेकाम के ख्वाहिशमंद हैं, जो मुक्तदरा है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो आला इदारे हैं, वो इस नेचुरल प्रोसेस को अगर रोकने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में यानी तवील मियाद मुद्दत में जो है वो बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस तरह के प्रोसेस ये तो बिल्कुल सबको पता है, अभी कामयाबी नजर आ रही है। 23 हम है, 18 लोग जो है कल साबित साहब उनसे मिल के आए जो नाराज है, ये तो पूरे हैं। अगर कोई इनको डंडे के जोर पर, लाठी के जोर पर, बंदूक के जोर पर, लालच के जोर पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इसी हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत जनाब लियाकत शहवानी साहब। सर, हमारे साथ सनाउल्लाह बलोच साहब थे आपसे पहले और उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास जो 33 अरकान ज़रूरत हैं नो कॉन्फिडेंस मूव को कामयाब बनाने में, वो पूरे हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत के लोग भी नाराज़ हैं जिनकी तादाद वो 18 बता रहे हैं और बाकी नंबर उनका अपना है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सनाउल्लाह बलोच साहब जो है MP हैं, उनकी पार्टी का जो प्रेसिडेंट के बाद अहम तरीन होता है वो सेक्रेटरी जनरल का, और उनके अपने सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जाजिब जमालदीनी जो साबिक सेनेटर हैं, उन्होंने कल शाम को पोस्ट किया है कि अपोजिशन की जो ये मोशन है इसे गवर्नमेंट के अरकान शायद सपोर्ट ना करें और कॉशियस रहे। मैंने ट्विटर अकाउंट पे उनका जो पोस्ट है अपने कमेंट्स के साथ जो है मैंने वो अपलोड भी किया हुआ है। तो अब मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमात का उनका जो नुक्ता नजर है उसको मोतबर जाना जाए या सना साहब जो उस पार्टी के सिर्फ जो है सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। तो अपोजिशन 16 अरकान ने मोशन पे उनके दस्तखत है। गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस का फर्द वाहिद का भी दस्तखत नहीं है इस पे, और किसी भी हमारे फर्द वाहिद ने आकर ये नहीं बताया कि वो अपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस जो मूव है वो उसको सपोर्ट करेंगे या उसके हक में वोट देंगे, किसी एक ने भी नहीं बताया। अब दो चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है मीडिया पे। एक ये कि अपोजिशन की जानिब से दायर करदा नो कॉन्फिडेंस मोशन, और दूसरा बलूचिस्तान पार्टी के कुछ जो हमारे साथी हैं उनके जो ग्रीवेंसेज हैं, नाराज हैं, उन दोनों को मिला के इसको देख रहे हैं। इसको काइंडली ना मिलाएं, ये अलग-अलग है, इसको देखें। क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो पहली बार में पास में भी एक आध दफा इस तरह उनके रिजर्वेशन आए हैं, नाराजगी आए हैं, और वो खुद मीडिया पे आकर उन्होंने बताया कि उनके रिजर्वेशन है। बाद में CM साहब ने उनको उनके साथ मीटिंग एंगेज हो के इश्यूज को एड्रेस किया गया, वो राजी हो गए। और एक दफा जो है चेयरमैन सेनेट साहब पहले भी तशरीफ लाए थे। इसी तरह के किसी माहौल में अगेन अपने दोस्तों को उन्होंने समझाया बुझाया और वो इशू फिर इसी तरह एड्रेस हो गया। सरदार यार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान असम्बली पार्लियामानी लीडर हैं, वो खफा थे और उनके जो इश्यूज हैं वो भी एड्रेस हो गए और उनको मना लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कमाल साहब ने, हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे रफका ने, और सरदार साहब की जो रिजर्वेशन है वो भी खत्म हो गया और उन्होंने अपना चार्ज एज मिनिस्टर रिज्यूम कर लिया है। तो कोलिशन में कोई और इस तरह का इशू नहीं। और अब भी जो हमारे दोस्त कुछ नाराज हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंगरानी साहब, हमारे MNA सेनेटर तशरीफ ला चुके हैं। कल एक दो मीटिंग उन्होंने हमारे नाराज MPs मिनिस्टर से उन्होंने की है, और इंशाल्लाह सादिक सिंगरानी साहब ने मीडिया को भी बताया, हमें बताया कि इज वेरी मच होपफुल और बहुत जल्द जो हमारे दोस्त हैं। जी सर, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जो बड़े करीबी थे CM साहब के ज़हूर बलेदी साहब, उनकी भी अब गैर रस्मी जो गुफ्तगू इधर उधर सुनने को मिल रही है कि वो भी खफा हैं। कुदुस बजिंजो पहले से थे, तो क्या ऐसा मौका, जब ज़ाहिर पहले तो इंडिविजुअली वो नहीं कर पाए, कभी नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब नहीं कर पाए, लेकिन अगर अब एक मौका है जिसको कहते हैं जलती पे तेल छिड़कना, तो क्या आप नहीं समझते कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, ये जो आपने कहा कि गैर रस्मी गुफ्तगू, इस रस्म को मेरे ख्याल खत्म कर देना चाहिए। गुफ्तगू वही है जो रस्मी होती है। गुफ्तगू वही है कि कोई भी शख्स अपने ऑफिशियल किसी फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप में कोई न्यूज अपडेट करता है, वही मोतबर माना जाता है। या फिर मीडिया टॉक में या कोई अपना स्टेटमेंट अपने सिग्नेचर से अगर कोई जारी कर देता है, वो मोतबर हो सकता है, उस पर कमेंट किया जा सकता है। लेकिन गैर रस्मी जराए
اس پہ میں سمجھتا ہوں نہیں زیادہ معتبر نیوز ہوتے ہیں، نہ اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان عوام پارٹی کے ہمارے کچھ رفقا، کچھ ہمارے سینئر دوست، ان کی گریونسز ہیں اور چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی صاحب ان کو منانے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ جناب لیاقت شاوانی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی صاحب موجود تھے، جنہوں نے بڑے پراعتماد ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب پہلے بھی آئے تھے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو بچا کے واپس گئے، اور اس دفعہ بھی صادق سنجرانی صاحب ہی اس بیڑے کو پار لگانے پھر بلوچستان پہنچے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قدر کامیاب ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتیں کتنی مانتے ہیں اور کس حد تک ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. کیونکہ پہلے بھی یہ سلسلہ ہم نے دیکھا کہ ہوا، اور میر قدوس بزن جو اس وقت ظاہر بہت کھل کے سامنے آ گئے تھے، لیکن اس وقت صادق سنجرانی نے ان کو کول ڈاؤن کیا اور معاملات سیٹل کروائے. اب کیا اس دفعہ کے حالات کیا ہوں گے، یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کو آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ کلیئر ہو جائے گا. ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس حوالے سے ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ضرور کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں جو ان سے ایڈریس کرنا رہ گئے، اور اگر وہ اس نو کانفیڈنس موو کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کیا عمل ہوگا. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے پہلے اور دوسرے سیگمنٹ میں ملکی سیاست پہ بھی بات کی اور نیوزی لینڈ کی طرف سے جو یک طرفہ کرکٹ سیریز منسوخ کی گئی اس پہ بھی بات کی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ سر جو آج ہوا نیوزی لینڈ کی طرف سے دورہ جو منسوخ ہوا، اس کو آپ کیا ہماری خارجہ پالیسی کا فیلئر کہیں گے، یا کیونکہ دو طرح کی رائے ہے. شیخ رشید صاحب نے بڑا واضح کیا کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھی، کسی طرح کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن کچھ ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی امیج خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے میرا سٹانس بڑا سمپل ہے. یہ پاکستان کی بڑی توہین ہے. ٹیم ان کی یہاں آئی ہوئی ہے پچھلے 2-3 دن سے اسی گراؤنڈ میں، اور حکومت نے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. جی سر. اس کے بعد بھی ہماری حکومت اس معاملے مطمئن ہے کہ انہوں نے کسی کے اشارے پہ یا پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کیا ہے اور اس کا جواز نہیں ہے. تو پاکستان کو ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ ایک تو اعلان کرے کہ آئندہ اگر بلا جواز انہوں نے کی ہے یہ ہمیں پانڈ کرنا چاہیے اور بڑا زوردار کرنا چاہیے. یہ ہماری قومی توہین ہے. دوسرا یہ ہماری خارجہ پالیسی کا بالکل ہے. پاکستان کے خلاف اس طرح کی سازشیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں، اور یہ اگر پاکستان کی صورتحال اور اس میں پاکستان کا ناطقہ بند کرنے کے جو پلان تھے، جو باتیں ہو رہی تھی، اگر یہ اس کی کنٹینیوشن میں ہے تو یہ بہت افسوسناک بھی ہے اور بڑا خطرناک بھی ہے کہ اگر اس معاملے میں یہاں تک دنیا جا سکتی ہے تو باقی ایشوز میں ہمارے ساتھ کیا کریں گے وہ. لہٰذا ہماری حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اپنی خارجہ پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے. لیکن نیوزی لینڈ کو اگر ان کے پاس کنفرم انفارمیشن ہے تو ان کو بالکل سالڈلی ریسپونڈ کرنا چاہیے کہ آئندہ سے ہم کرکٹ کا بالکل بند کریں گے، نیوزی لینڈ سے کرکٹ نہیں کھیلیں گے بیکاز آف دس ریزن. ٹھیک سر. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان صاحب پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو متحرک کریں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ان کو مشورے بھی دیے جاتے ہیں لیکن پوری طرح ساتھ بھی نہیں چل رہے، اور اسی طرح مولانا صاحب بھی آپ لوگوں سے ناراض ہیں. تو یہ پی ڈی ایم کے تناظر میں کیا کہانی چل رہی ہے اور کس طرف جائے گا یہ معاملہ؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی. دیر از نو پی ڈی ایم. ٹھیک. اس لیے کہ یہ کوئی ادارہ نہیں بنا تھا، یہ کوئی جماعت نہیں بنی تھی، یہ کوئی رجسٹرڈ آرگنائزیشن نہیں تھی اس میں سے کچھ لوگ آ جائیں یا چلے جائیں تو وہ موجود رہے گی. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس کا چارٹر لکھ کے 10 جماعتوں نے سائن کیا. اگر اس سے 2 جماعتیں الگ ہو گئیں اور بقیہ جماعتوں نے اس کے اصول کو چھوڑ دیا، تو اس کا اصول بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ حکومت کا فوری طور پہ خاتمہ. اور آج اگر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2023 کے انتخاب شفاف ہونے چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت تشکیل دینی چاہیے، تو یہ پی ڈی ایم کا چارٹر نہیں تھا. لیکن پی ڈی ایم تو اس سے پہلے ہی مرحوم ہو چکی. اب ان کو چاہیے کہ یہ ملٹی پارٹی اپوزیشن الائنس ضرور ہے، پی ڈی ایم نہیں ہے. رہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ آج کل ہم پہ بڑے ناراض ہیں اور سنا ہے کل انہوں نے بڑی
तल्ख तरीके से कहा कि ये क्या अदम एतमाद लगा रखी है जी। मुझे हैरानगी है, हम पे तो बरस रहे हैं और खुद बलूचिस्तान के अंदर उनकी जमात जी वही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों के साथ मिलके उन्हीं के वोटों के सहारे हुकूमत वक्त के खिलाफ अदम एतमाद करने जा रही है। ये पता नहीं, ये कहते हैं ना कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ मिलके जी दोनों ही है जी, वो भी उनको इत्तेहादी है ना हुकूमत के, बाप के वोटों के ऊपर भी इनका बैंक है जी। लेकिन गुजारिश ये है कि वो एक शेर है कि खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। अच्छा, तो मौलाना साहब बहरहाल नाराज हैं जरूर आपसे, और बड़े हम उनसे बड़े नाराज हैं, सख्त नाराज हैं। बड़ा ज्यादती की है पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने इंसल्ट की है पीपल्स पार्टी की। अगर वो हमसे नाराज है तो हम भी उनसे नाराज हैं। ये कहना नाराजियां बहरहाल अपनी जगह, लेकिन हम अपोजिशन में अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त मुल्क में अपोजिशन कौन है? पीडीएम में एक अलायंस बना था जो ये दावेदार था कि असल अपोजिशन ये है, अब उसके तो आपने खुद भी वजाहत फरमाई कि अब उसका वजूद नहीं रहा। तो इस वक्त नून लीग का अपना एक तरीक़ाकार है, मौलाना साहब की अपना अंदाज़ गुफ्तगू है। इस वक्त मुल्क में अपोजिशन है कोई, या हम ये कह सकते हैं कि पूरी अपोजिशन ही महरूम हो गई? देखिए, गुजारिश है कि अपोजिशन की जमातों ने हुकूमत वक्त के खिलाफ किसी अलायंस में इलेक्शन नहीं लड़ा था जी। सारी जमातों ने अपने अपने तौर इलेक्शन लड़ा था ठीक। और उसके नतीजे में अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें ही गई थी असम्बली में, और उन्होंने उसके बाद हुकूमत को बर्दाश्त करते रहे, और 2.5 साल के बाद जाके ये फैसला हुआ कि अब हमें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म जब बना और उसने काम किया, उसने जलसे जुलूस रैलीज की, उसने इलेक्शन लड़े, बाय इलेक्शन लड़े, उसने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, उसने हुकूमत की चूल्हे हिला दी। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मिलके पीपल्स पार्टी और एएनपी को जिस तरह अलग किया, उस पे यकीनन उसको बहुत धचका लगा है, उससे नुकसान हुआ है, हुकूमत को इस्तेहकाम उससे मिला है। लेकिन अपोजिशन की जमातें बहरहाल अब उस इत्तेहाद में तो नहीं है, लेकिन सारी अपनी अपनी जगह अपोजिशन में है। ठीक सर, आखिरी सवाल क्या देख रहे हैं, क्या अब जनरल इलेक्शन तक पीटीआई को इसी तरह पुरस्कून तरीके से हुकूमत करती रहेगी, या फिर से कोई आगे जाके कोई बड़ी जमात लीड ले और अपोजिशन की तरफ बढ़े और मामलात जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किल हो? या अब अपोजिशन कर रहे हैं जी, हम अपोजिशन कर रहे थे, हम अपोजिशन करते रहेंगे। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग अपने मौक़िफ़ को छोड़ गई है, उससे हट गई है, तो क्या किया जाए? अगर बाकी जमातें उस मौक़िफ़ से हट गई हैं और वो ये हुकूमत को पूरी मुद्दत कराना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? अगर हमें लायन ये तराज़ात पे पीडीएम से हटाने का के ऊपर मजबूर किया जाता है, तो हम क्या करें? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अब बाकी जमातों से पूछिए उन्होंने क्या कहा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा मौजूद थे, जिन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि अपोजिशन क्योंकि बिखर चुकी है, पीडीएम का उन्होंने मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान को ज़िम्मेदार करार दिया, जबकि फजल रहमान साहब की तरफ से हमेशा से ये कहा जाता रहा और पीएमएलएन की तरफ से कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा और हुकूमत के साथ साजबाज करके अपने मामलात बेहतर किए और अपोजिशन को कमज़ोर किया। बहरहाल आने वाले दिनों में बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जनरल इलेक्शन तक अब कोई ऐसा बड़ा अपोजिशन की तरफ से ख़तरा नहीं है जिससे उनकी गवर्नमेंट में कहीं भी उनको डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाया जाए या उन्हें हुकूमत से हटाया जाए। बहरहाल अगला जो जनरल इलेक्शन है वो अपोजिशन जमातों की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि वो किस अंदाज़ में आगे लेके चलते हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।